हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BNYS नोट्स हब। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नेचर केयर क्या होती है और उसकी 10 प्रिंसिपल के बारे में मैंने बात की थी। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि PNC के अकॉर्डिंग जितने भी डेफिनेशन होते हैं नेचर केयर के, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, वो हमें क्या सिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डेफिनेशन है हमारा व्हाट इज नेचर केयर। नेचर केयर क्या होती है? नेचर केयर इज अ सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग इन हार्मनी विथ कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर ऑन फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल प्लान्स ऑफ बीइंग। तो नेचर केयर एक ऐसी सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करती है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिलके, और ये हमें फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी बनाती है। तो दूसरा प्रिंसिपल है हमारा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। तो दूसरा प्रिंसिपल हमारे ये कहता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, आप क्या समझ रहे? कंस्ट्रक्टिव का मतलब बिल्ड करना। जैसे कोई भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग की, वैसे ही ये प्रिंसिपल हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर इज दैट प्रिंसिपल विच बिल्ड्स अप, इम्प्रूव एंड रिपेयर्स, विच ऑलवेज मेक्स फॉर द परफेक्ट टाइप। कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हमारे नेचर के साथ मिलके हमारी बॉडी को बिल्ड करता है, इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है और हीलिंग करता है। whose activities in nature is designed as evolutionary and constructive, and which is opposed to the destructive principle in nature। और ये हमारे नेचर के साथ मिलके हमारी बॉडी को डिजाइन करता है और उसे बढ़ाता है, और ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के बिल्कुल भी अपोजिट है, उल्टा है। तो थर्ड है हमारा व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर। तो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर इज दैट प्रिंसिपल विच disintegrates and destroy existing forms and types, and whose activities in nature is designed as devoluntary and destructive। तो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल था वो बिल्ड कर रहा था, और इसका जो काम होता है वो डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, जो भी हमारे नेचर्स में प्रेजेंट है या फिर जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के बिल्कुल ही अपोजिट काम करता है। और फोर्थ है हमारा व्हाट इज नॉर्मल एंड नेचुरल। तो ये क्या कहता है? नॉर्मल एंड नेचुरल जो है हमारा, that is said to be normal or natural which is in harmonious relation with the life purpose of the individual and with the constructive principle in nature। हम नॉर्मल और नेचुरल तभी कहेंगे जबकि वो एक लाइफ पर्पज के साथ जुड़ा हो और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ, तभी हम उसको नॉर्मल और नेचुरल कहेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर जो है व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। हेल्थ क्या है हमारी अकॉर्डिंग टू WHO? तो हेल्थ इज अ नॉर्मल एंड हार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड फोर्स कंपोजिंग एंड ह्यूमैनिटीज ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड मोरल एंड स्पिरिचुअल प्लान्स ऑफ बीइंग in conformity with the constructive principle of nature as applied to individual life। तो हमारा हेल्थ जो है वो WHO के अकॉर्डिंग जो है वो कहता है कि हेल्थ एक सामान्य है, संतुलित अवस्था है, जब शरीर को बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स है और शक्तियां है वो सही तालमेल में चले तो उसी को हम हेल्थ कहते हैं। और एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बॉडी को फिजिकली, मेंटली, मोरली, स्पिरिचुअली हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है, और ये हमारे नेचर के साथ मिलके वर्क करता है। तो सिक्स्थ हमारा कहता है, 6 नंबर जो है व्हाट इज डिसीज। डिसीज क्या है? ये भी जो डेफिनेशन है वो WHO के अकॉर्डिंग ही है।
तो डिसीज इज एबनॉर्मल और इनहार्मोनियस वाइब्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड फोर्स कंपोजिंग द ह्यूमन बॉडी occurring on one or more planes of being in conformity with the destructive principle of nature as applied to individual life। तो जो डिसीज है वो हमारी बॉडी की क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, और ये जैसे ही हमें कोई बीमारी होती है, कोई किसी प्रकार की डिसीज होती है, तो ये क्या करता है, हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज है उसको स्लो कर देता है, विटालिटी को हमारी डिक्रीज यानी कि कम कर देता है, जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका यही काम होता है और ये डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिलके वर्क करता है। ओके, तो 7th नंबर हमारा जो है, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेस ऑफ डिसीज। हमारी डिसीज की जो है वो प्राइमरी कॉजेस क्या है, कारण क्या है डिसीज की। तो जो प्राइमरी कॉजेस ऑफ डिसीज है वो क्या है, द प्राइमरी कॉजेस ऑफ डिसीज आर एक्सीडेंटल और एक्सटर्नल फोर्सेस और द डिस्चार्ज ऑफ इंजरियस एनर्जी एक्टिंग अपॉन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जो डिसीज की प्राइमरी कॉजेस है वो एक्सीडेंटल है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, और ये क्या है, हमारी जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उस पे ये बहुत ही हानिकारक है। ऊर्जा का शरीर का प्रभाव ये कम कर देता है। ये जो होती है वो ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है, और ये नेचर्स लॉ के बिल्कुल भी अपोजिट है ये। ओके, तो जो 8 नंबर हमारा डेफिनेशन है वो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ ऑन द फिजिकल ह्यूमन। मतलब कि जो हमारी प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाली डेफिनेशन हमें बताती है। तो इसका जब व्यक्ति प्रकृति नियमों का पालन नहीं करता है तो शरीर पर ये प्रभाव पड़ते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ ऑन द फिजिकल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जो भी प्रकृति का उल्लंघन करेगा, जो भी नेचर्स लॉ को नहीं मानेगा, तो उसकी बॉडी पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ विटालिटी, एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, फॉर्मेशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल्स एंड पॉइजन्स। ओके, जो 8 नंबर का था, यहाँ पे जो भी हमें प्रकृति के उल्लंघन करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ विटालिटी, एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड लिम्फ। तो उसके आगे एक और भी यहाँ पे कंटिन्यू है, दिस कंडीशन आर आइडेंटिकल विद डिसीज बिकॉज दे टेंड ऑल ओवर हिंडर और इनहिबिट नॉर्मल फंक्शन, हार्मोनियस वाइब्रेशन, दे कॉज लॉस ऑफ विटालिटी एंड प्रमोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू। ये हमें डिसीज की कंडीशन में भी देखने को मिलती है। ये स्थितियां रोग जैसी भी होती है, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी की विटालिटी और या फिर जो भी एक्टिविटीज है उसको स्लो कर देती है, और लिविंग टिश्यू को भी ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हमारा 9th नंबर है, व्हाट इज एक्यूट डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होती है, जिसे हम आमतौर पर तीव्र रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एक्यूट डिसीज इज in reality waste matter from the organism and to repair injury to living tissue। तो इसका मतलब है कि जब भी एक्यूट डिसीज होती है उससे क्या होती है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, और ये एक ट्रीटमेंट के उद्देश्य से भी इसका काम होता है। और जो भी ये वेस्ट मैटर है हमारी बॉडी में, उनको ये बाहर निकाल देती है, जितने भी पॉइजन है उनको बाहर निकाल देती है, और ये जो हमारी टिश्यू है उनको वर्क करने के लिए प्रमोट करती है, और यह जीवन शक्ति को भी इंक्रीज कर देती है। इससे जो भी हमारी बॉडी में ब्लड एंड लिम्फ है उसका नॉर्मल कर देती है। ओके, तो हम 10th नंबर जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, व्हाट इज क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक डिसीज क्या होती है, क्रोनिक डिसीज अ कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच देयर इज लोअर वाइब्रेशन, lower vitality due to accumulation of waste matter and poisons. This result in destructive changes in vital parts of organism। क्रोनिक डिसीज हम उसे कहते हैं जो हमारी बॉडी में लंबी समय से है, और वो क्या करती है, हमारी बॉडी को, विटालिटी को बहुत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और क्रोनिक डिसीज इसलिए होती है जब क्या होता है, वेस्ट मैटर का एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी बॉडी में,
और ये हमारी वाइटल्स पार्ट्स और ऑर्गन्स को भी ये चेंज कर देती है। द कंडीशन प्रोसेस सच एन एक्सटेंड दैट रिड्यूस द कंस्ट्रक्टिव एंड हीलिंग फोर्स, द ऑर्गेनिज्म इज नो लॉन्गर एबल टू रिएक्ट अगेंस्ट द डिसीज कंडीशन थ्रू एक्यूट करेक्टिव एफर्ट्स हीलिंग क्राइसिस। और ये जब कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, जो हीलिंग क्राइसिस होती है वो होने के बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि जो क्रोनिक डिसीज है वो हीलिंग क्राइसिस को दबा देती है, जिससे कि हमें जल्दी रिकवरी नहीं मिलती है। फिर एक क्रोनिक डिसीज रिप्रेजेंट इन इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट बाय एक्यूट एफर्ट्स टू हीलिंग रेस्पॉन्स। जैसे मैंने बोला कि ये हीलिंग क्राइसिस होने ही नहीं देती है, उसे दबा देती है और ये और भी डिसीज को कॉज कर देती है। ऑल डिसीज कंडीशन ऑफ क्रोनिक डिसीज आर कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच द मोर्बिड इनकम्प्लेनेंस इन has gained and ascending the prevent and acute reaction healing crisis on the part of the constructive force of nature। ये क्या करती है कि ये डिस्ट्रॉय करती है और जितने भी हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करती है। क्रोनिक डिसीज की जो नेचर होता है वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करना ही होता है, विटालिटी को कम कर देती है, एक्यूट हीलिंग क्राइसिस को नहीं होने देती है। और ये जो भी हम नेचुरल थेरेपी लेंगे उसका काफी लेट रिजल्ट आएगा। ओके ओके तो अब आगे बढ़ते हैं 11th नंबर डेफिनेशन। व्हाट इज हीलिंग क्राइसिस? हीलिंग क्राइसिस क्या है? हीलिंग क्राइसिस इज एन एक्यूट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द असेंडिंग ऑफ नेचर्स हीलिंग फोर्स ओवर डिसीज कंडीशन। इट्स टेंडेंसी इट्स टुवर्ड्स रिकवरी एंड देयरफॉर इट इज इन कन्फर्मेटिव विद द नेचर्स लॉ। तो हीलिंग क्राइसिस जो होती है वो एक्यूट रिएक्शन होती है जिसमें हमारी बॉडी खुद ही रिकवरी के फेजेस में आ जाता है, और ये जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिलके वर्क करती है हमारी बॉडी के ऊपर। फिर 12th क्या है कि आर ऑल एक्यूट रिएक्शन हीलिंग क्राइसिस? क्या जितने भी हमारी बॉडी में एक्यूट रिएक्शन है वो हीलिंग क्राइसिस है? तो नहीं। जो हीलिंग क्राइसिस है, नो देयर आर हीलिंग क्राइसिस एंड डिसीज क्राइसिस। जो दो प्रकार की ये जो है हमारी एक्यूट रिएक्शन वो हीलिंग क्राइसिस और डिसीज क्राइसिस होती है। ठीक है, तो आगे हमारा 13 नंबर जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? व्हाट इज डिसीज क्राइसिस? डिसीज क्राइसिस क्या होती है? द डिसीज क्राइसिस इज एन एक्यूट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द ascendancy ऑफ डिसीज कंडीशन ओवर द हीलिंग फोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिसीज क्राइसिस भी एक प्रकार की एक्यूट रिएक्शन है जो कि डिसीज फोर्सेस और हमारी जो हीलिंग पावर होती है उसको कम कर देती है, और इसका जो झुकाव होता है वो धीरे धीरे इसका खराब होने लगता है, ग्रेजुअल टर्मिनेशन की ओर होता है ये। यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ मिलके वर्क करती है और यह डिसीज कॉज करती है। फिर हमारा 14 नंबर है व्हाट इज क्योर? क्योर क्या है? क्योर इज द री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एबनॉर्मल टू अ नॉर्मल कंडीशन। तो जो हमारा क्योर है वो कहती है कि जो भी एबनॉर्मल कंडीशन है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना ही क्योर कहलाता है। जैसे हम किसी भी डिसीज को ठीक करते हैं, वो जब हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है उसको हम क्योर कह सकते हैं, और ये जो होती है वो नेचर्स लॉ पे वर्क करती है। ठीक है, फिर 15 नंबर है हमारा व्हाट मेथड्स ऑफ क्योर आर इन कन्फर्मेटिव विथ द कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर। तो ये है कि क्या हमें मेथड अप्लाई करना चाहिए क्योर करने के लिए कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल एंड नेचर के साथ मिलके। तो पहला जो है वो क्या है? इस्टेब्लिश नॉर्मल सराउंडिंग एंड नेचुरल हैबिट्स ऑफ द लाइफ इन अकॉर्डेंस विथ नेचर लॉ। तो ये कहती है कि प्राकृतिक जो भी हमारी नेचर्स लॉ है उसको हम आसपास में क्लींजिंग रखें, सही वातावरण रखें और जो नेचर्स लॉ है उसको अपनाएं और नेचर्स के नियमों के अनुसार अपना जीवन जिए। दूसरा है इकोनॉमिसिंग वाइटल फोर्स। इकोनॉमिसिंग वाइटल फोर्स क्या होती है? जो वाइटल फोर्स को बचाता है, शरीर की जो ऊर्जा होती है उसे वेस्ट नहीं होने देता है, उसी को कहते हैं हम इकोनॉमिसिंग वाइटल फोर्स। फिर इसका थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग अप द ब्लड ऑन रेशनल लाइन्स दैट इज सप्लाइंग द ब्लड विथ इट्स नेचर constituents in the right proportion।
तो थर्ड वाली जो है वो क्या कहती है, बिल्डिंग अप द ब्लड, मतलब कि हम वैसी आहार ले जैसे कि हमारी ब्लड हमारी बॉडी में उसका बढ़े, और जो ब्लड होती है वो टिश्यू के साथ मिलके वर्क करे और उसका उतना ही हम डाइट ले जितना हमें बॉडी के लिए ज़रूरत है। फिर फोर्थ है हमारी प्रमोटिंग द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मैटर एंड पॉइजन्स विदाउट इन एनी वे इंजरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये जो कहती है कि जितने भी वेस्ट मैटर है उसको हम अपनी बॉडी से कैसे एलिमिनेट करें बिना किसी बॉडी के इंजूरियस नुकसान पहुंचाए हुए, और ये शरीर से कैसे बाहर निकाले इस तत्व को, ये वाली। फिर फिफ्थ है हमारा अराउजिंग द इंडिविजुअल to the highest possible degree to the consciousness of personal responsibility and the necessity of intelligence पर्सनल एफर्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प। तो फिफ्थ नंबर जो होती है वो क्या कह रही कि जितने भी हमारे क्या है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम कैसे जागरूकता करें, और जो भी ह्यूमन है उसकी स्वास्थ्य की जो है वो खुद ही अपनी जिम्मेदारियां ले, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, अपना सेल्फ हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब ये जाने। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आगे जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।